सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम है जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है दंड चुंबक बार मैग्नेट, जो छोटा सा मैग्नेट होता है उसको हम बार मैग्नेट या दंड चुंबक कहते हैं, उसके कारण से निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है ब्रॉड साइड पोजिशंस या ट्रांसवर्स पोजिशंस में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक हमारे पास बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है छोटा सा। वो दंड चुंबक के कारण से निरक्षीय स्थिति मतलब ब्रॉड साइड पोजीशन में हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपने को निरक्षीय स्थिति क्या होती है उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो निरक्षीय स्थिति किसको कहेंगे कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, जिस पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होती है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि चुंबक की जो अक्ष होती है, ये चुंबक की अक्ष कहलाती है वाली, ये चुंबक की अक्ष है, डैश डॉटेड लाइन के द्वारा मैंने बना रखी है, ये चुंबक की अक्ष कहलाती है। यदि चुंबक की अक्ष के लंब अर्धांक पर स्थित होता है पॉइंट, ये जो पॉइंट होना चाहिए, ये जो पी पॉइंट आपने माना है, ये क्या होना चाहिए, लंब भी होना चाहिए। लंब का मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर, इस अक्ष के परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर पॉइंट है। और दूसरा अर्धक, अर्धक मतलब आधा आधा बराबर, यानी बाइसेक्टर बराबर डिवाइड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस SP और NP ये दोनों बराबर होना चाहिए। इस बिंदु को हम बोलेंगे अर्धक, आधा आधा दूरी इधर, आधा दूरी इधर, बराबर दूरी पर स्थित होता है बिंदु दोनों पोल से, इसलिए इसको बाइसेक्टर पॉइंट बोला गया। बीच में से आधा आधा डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं हम अर्धक। अर्धक मतलब आधी आधी डिस्टेंस को बराबर भागों में बांट देता है। तो दो चीजें, एक तो लंब भी होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए इस अक्ष के परपेंडिकुलर है ये पॉइंट है। दूसरा ये अर्धक भी होना चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट हमने ले रखा है, इधर की दूरी और इधर की दूरी दोनों दूरियां बराबर होना चाहिए। तो जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि चुंबक की अक्ष के क्या होना चाहिए, लंब अर्धक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। वो बिंदु परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और बाइसेक्टर भी होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस, दोनों अलग बराबर भागों में इसको बांटना चाहिए, विभाजित करना चाहिए या वियोजित करना चाहिए। तो उस स्थिति को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति किसको कहेंगे कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि ये चुंबक है मानो और इसकी अक्ष है, इस अक्ष के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, पॉइंट यहाँ होना चाहिए और इसके बिल्कुल बीचों बीच में बाइसेक्टर होना चाहिए। तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस तरह से हम डेफिनेशन पहले देखें कि जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, वह बिंदु यदि चुंबक की अक्ष के लंब अर्धक पर स्थित होता है, उस स्थिति को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक एन होता है, एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, चुंबक है। इस चुंबक को हम बोलते हैं दंड चुंबक। दंड चुंबक मतलब छोटा सा बार मैग्नेट होता है, उसको हम दंड चुंबक बोलते हैं। और ये इसकी अक्ष कहलाती है, ये बीच में डॉटेड लाइन द्वारा बना रखा हमने। और N और S एक दंड चुंबक है और इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है, प्रभावकारी लंबाई, ये हम 2L मानते हैं। ये N से S तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसको हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है O। इस मध्य बिंदु O से D डिस्टेंस पर एक बिंदु P स्थित होता है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। तो हमने क्या माना है कि NS एक दंड चुंबक ले लिया, हमने मैग्नेट ले लिया, एक पोल है और एक पोल है। इसकी इफेक्टिव प्रभावकारी लंबाई 2L ले ली, इसका मध्य बिंदु O ले लिया, इस मध्य बिंदु O से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लिया, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये इसके हम थ्योरी लिख देंगे। अब उसके बाद में क्या करेंगे कि जो बिंदु P होता है ये ऊपर होता है यहाँ पर, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, क्योंकि मिडिल पॉइंट है
अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में को वियोजित करना पड़ता है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पॉइंट पे डायरेक्ट, क्योंकि ये न तो इसमें दोनों पॉइंट के कारण से जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही है एन के कारण से सीधे आ रही है ये इस डायरेक्शन से, और एस के कारण से एस की ओर आएगी, तो एन के कारण से विद्युत बल रेखा कैसे चलेगी, इस डायरेक्शन, ये इस दिशा में जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक है, इधर जाएगी एन के कारण से, और एस के कारण से एस की ओर आएगी, ये आ रही है। अब एक पॉइंट इधर जा रहा है और एक पॉइंट इधर जा रहा है। अब इनका परिणामी हम नहीं ज्ञात कर सकते, परिणामी तभी ज्ञात कर सकते हैं या तो दोनों की दिशा समान हो या दोनों की दिशा विपरीत हो, तभी हम परिणामी निकालते हैं, ध्यान रखना। यदि दो वेक्टर आ जाए, एक इस डायरेक्शन जा रहा है, एक इस डायरेक्शन जा रहा है, तो उसका परिणामी कैसे निकालेंगे, उसको दो अलग अलग घटकों में वियोजित करना पड़ता है। एक होता है लंबवत घटक होता है और एक क्षैतिज घटक होता है। तो ध्यान रखना, एन के कारण से जो बल रेखा निकली वो इस डायरेक्शन जा रही है, इधर जाएगी, और एस के कारण से एस की ओर आती है इस डायरेक्शन में। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, किधर लाइन जा रही है, किधर लाइन जा रही है, तो हम इस ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित करते हैं। पहला घटक B1 sin थीटा तथा B2 sin थीटा लंबवत घटक। देखो ये वाला जो अपने पॉइंट ले लेंगे, ये ऊपर ध्यान रखना B1 माना है, नीचे हम B2 मानेंगे। B1 क्या है, ध्यान रखना, B1 क्या है, N पोल के कारण, N ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B1, और B2 क्या है, S ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखना, जब भी B1 की बात आएगी तो N के कारण से मानेंगे, और B2 की बात आएगी तो उसको हम S के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मानेंगे। तो जब भी N की डायरेक्शन देना हो तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर मतलब ये जो डायरेक्शन होगी ये ऊपर की ओर जा रही है, तो डायरेक्ट कौन सी तीव्रता होगी, B1, और ये नीचे आ रही है तो नीचे मतलब किसके कारण से होगी, S के कारण से, ये B2 लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी हम घटक करेंगे वो घटक लंबवत घटक हमेशा साइन थीटा वाला लेना है, और क्षैतिज घटक जो होगा वो cos थीटा वाला लेना है। तो एक चीज ध्यान रखना, जिसके साथ थीटा कोण बनता है वो घटक हमेशा cos थीटा वाला घटक लेना, ध्यान रखना। जिसके साथ भी थीटा कोण जहाँ कहीं बनता हो तो उसके संगत जो कोण थीटा जिसके संगत कोण बन रहा है उस वेक्टर के साथ वो जो घटक करेंगे वो घटक cos थीटा वाला होगा, और जिधर थीटा नहीं बन रहा है उधर वो sin थीटा वाला घटक होगा। तो घटक करते समय ध्यान रखना, थीटा जहाँ बन रहा है देख लो, इसके साथ बन रहा है, जिसके साथ बन रहा हो तो वो जो घटक करेंगे वो cos थीटा वाला घटक होगा। तो जिधर थीटा नहीं बन रहा, जैसे यहाँ थीटा नहीं बन रहा, ये थीटा कैसे बन रहा है, ये यहाँ से अपनी लाइन खींची और ये समांतर लाइन है, ये समांतर लाइन है, और यहाँ से हमने लाइन खींची, तो ये वाला जो एंगल है थीटा, ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि इसी लाइन के साथ बन रहा है एंगल। देखो इस लाइन के साथ बन रहा है, और ये समांतर लाइन के, ये भी समांतर लाइन और इस लाइन के साथ बन रहा है, तो ये एंगल ये भी थीटा है, ये भी थीटा होगा। ये वाला जो घटक होगा थीटा के साथ होगा, हमेशा cos थीटा वाला घटक होता है, और जिधर थीटा नहीं है वो sin थीटा वाला घटक होता है। तो एक चीज याद रखना कि B1 किधर आएगा, ऊपर की ओर, क्यों, क्योंकि बल रेखाएं N के कारण से ऊपर की ओर जाएगी, तो B1 ऊपर लेना। नीचे B2 आएगा, क्यों, क्योंकि S ध्रुव है, S ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो B2 आना, तो B2 नीचे की ओर आएगी, लेकिन ये sin थीटा वाला घटक लेंगे। तो ये पहला घटक B1 sin थीटा ले लिया और B2 sin थीटा ले लिया लंबवत घटक। इसी प्रकार से क्षैतिज घटक B1 cos थीटा और B2 cos थीटा लेंगे इस डायरेक्शन से, ध्यान रखना। तो N के कारण से कौन कौन से घटक हो गए, N के कारण से यहाँ पॉइंट P पे निकालना, तो एक घटक ये हो गया ऊपर और एक घटक ये हो गया B1 sin थीटा, B1 cos थीटा, और इधर B1 sin थीटा, ये S के कारण से। ये जो 1 लिखा हुआ ये N के कारण से घटक है, N के कारण से, N ध्रुव के कारण से। B1 sin थीटा ये लंबवत घटक, और B1 cos थीटा ये क्षैतिज घटक। ये किसके कारण से लिया आपने, N के कारण से। इसी प्रकार S वाला देखो, S वाला किधर है, ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही मतलब इसके भी दो घटक करना पड़ेगा। एक ये क्षैतिज घटक B2 cos थीटा, और एक इसका ये लंबवत घटक B2 sin थीटा। तो बिंदु P पर N के कारण से कौन से घटक हो रहा है, N के कारण से एक ये B1 sin थीटा और ये B1 cos थीटा, ये लंबवत घटक और ये क्षैतिज घटक है, इसका ध्यान रखना। S के कारण से दो घटक कौन कौन से होंगे, ये S इधर आ रहा है तो एक इधर करना पड़ेगा, एक नीचे करना पड़ेगा, एक इधर B2 cos थीटा और एक इधर B2 sin थीटा,
ये वाला घटक क्षैतिज घटक कहलाता है, हमेशा cos थीटा वाला रहेगा। ये वाला घटक लंबवत घटक कहलाता है, ये हमेशा sin थीटा वाला घटक रहेगा। अब डायग्राम में देखो, चित्र में देखो, b1 sin थीटा और b2 sin थीटा, एक ऊपर एक नीचे, दोनों की दिशा बराबर और विपरीत है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, और b1 बराबर b2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर होगी तो उनकी तीव्रता भी बराबर ही होगी, यानी b1 और b2 दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की दूरियां बराबर, मतलब b1 किसके कारण से, n के कारण से, b2 किसके कारण से, s के कारण से, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि n से p तक की दूरी और s से p तक की दूरी, दोनों दूरियां बराबर है, इसलिए b1 और b2 दोनों बराबर होंगे और डायरेक्शन दोनों की विपरीत होगी, एक के ऊपर एक के नीचे। तो b1 sin थीटा और b2 sin थीटा ये दोनों बराबर और विपरीत होते हैं। जब भी विपरीत दिशा होती है तो उनको माइनस करना है, ध्यान रखना। दो सदिश यदि विपरीत दिशा में, एक ऊपर एक नीचे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से, कोई सी दो सदिश हो, दोनों की डायरेक्शन यदि अपोजिट हो तो क्या करना, उसको माइनस करना। क्योंकि दोनों बराबर है और विपरीत है, तो जब भी अपन माइनस करेंगे दो बराबर राशियों को, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, उसका मान 0 हो जाएगा। ध्यान रखना। तो ये b1 sin थीटा और b2 sin थीटा, एक ऊपर एक नीचे लेकिन बराबर और विपरीत, तो माइनस करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, दोनों बराबर है, बराबर होगी क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो निरस्त कर देती है, निष्फल कर देती है, 0 आ जाता है आंसर इसका। क्यों आ जाता है? क्योंकि b1 और b2 दोनों बराबर, बराबर क्यों है? क्योंकि n p = s, दूरी बराबर तो तीव्रता भी बराबर होगी। तीव्रता ध्यान रखना दूरी पर निर्भर करती है, तो दूरी बराबर तो तीव्रता भी बराबर होगी। तो ये तो कैंसिल हो गए, b1 sin थीटा और b2 sin थीटा। क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि बराबर और विपरीत होती है, इसलिए माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा आंसर, कट जाएगा। फिर अब लगता है कौन सा घटक, cos थीटा वाला। दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक ही दिशा में, b1 cos थीटा और ये भी b2 cos थीटा, दोनों की दिशा एक ही है, इसी डायरेक्शन में। तो जब एक दिशा में होती है कोई भी दो सदिश राशियां, तो उनको प्लस करना। दो सदिश राशियों की दिशा यदि समान हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो उनको क्या करना है, प्लस। और यदि अपोजिट डायरेक्शन जा रही है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, तो उनको क्या करना है, माइनस करना है। तो अब यदि अपन रिजल्ट निकाले, ये तो 0 होगा, b1 sin थीटा और b2 sin थीटा, क्योंकि बराबर विपरीत होने के कारण 0 हो जाएगा। अब ये बच जाता है हमारे पास, तो बिंदु B पर क्या जाएगा, रिजल्ट यदि b मान लिया अपन ने, तो टोटल कितना आ जाएगा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। तो रिजल्ट हमारे पास b = क्या आ जाएगा, b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। इनको प्लस क्यों किया अपन ने, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन समान, दोनों इसी डायरेक्शन, इसी दिशा में, एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं दोनों की, इसका भी घटक इधर है और ऊपर वाले का घटक भी इधर है, दोनों का कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन है, इसलिए दोनों क्या करते हैं, हमने प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। लेकिन b1 = b2 है, क्यों b1 = b2 है, क्योंकि इनकी दूरियां क्या है, बराबर है, np = sp, दूरी बराबर तो तीव्रता भी बराबर होगी। तो इस b2 की जगह b1 रख दो यहाँ पर, इस b2 की जगह b1 रख देंगे यहाँ पर, तो b1 cos थीटा, या b1 की जगह b2 रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर एक ही आएंगे। तो मैंने b2 की जगह b1 रख दिया, यहाँ b2 की जगह b1 रख दिया, दोनों बराबर इसलिए। तो b1 cos थीटा और b2 की जगह b1 रख दो, b1 cos थीटा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2b1 cos थीटा आ जाएगा। अब b1 क्या है, b1 को हमने क्या माना, n ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो b1 जो है n ध्रुव के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, b = μ0/4πm/d²। तो b का जो फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, b = μ0/4πm/d², दूरी का स्क्वायर, ये होता है। अब दूरी d, दूरी यहाँ से लेना, हमेशा जब दिया है तो n से b तक की डिस्टेंस लेना। क्यों, क्योंकि तीव्रता किसके कारण से हमारे पास, ये n ध्रुव के कारण से, तो n से b तक की डिस्टेंस लेना, ध्यान रखना। तो जब भी दूरी लिखेंगे d, तो d की जगह क्या लिखेंगे, np का स्क्वायर, np का स्क्वायर। अब np² का मान कैसे निकालेंगे, तो ये ट्रायंगल बना हुआ देखो, ONP या PONP, ट्रायंगल में किधर से हम दे सकते हैं, ये त्रिभुज हमने जो लिख रखा NOP, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला डायगोनल हाइपोटेनियस होता है। ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये तीसरी भुजा हो गई आधा, ठीक।
ये लंब, ये कर्ण और ये आधा, पाई को दूसरों में लगा दो। कर्ण का वर्ग मतलब एनपी का स्क्वायर इक्वल टू लंब का वर्ग मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस ओएन का स्क्वायर, पीएन का स्क्वायर इक्वल टू ओपी का स्क्वायर प्लस ओएन का स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ओपी की वैल्यू कितनी है, ओ से पी तक बी का वर्ग और ओ से एन तक एल, ओ से एन तक एल, टोटल 2l। तो यहाँ से यहाँ तक एल और यहाँ से यहाँ तक एल, टोटल 2l हो जाएगा। तो क्या रहेगा, ओपी का मान डी है और ओएन का मान एल है, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यदि एनपी की वैल्यू निकाले तो अंडर रूट लगा देंगे या पावर 1/2, ये पावर 1/2 है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई में नहीं, घात इसकी पावर है 1/2, 1/2 ये पावर है 1/2 हो जाएगा। 1/2 लिखो या अंडर रूट लिखो, बात एक ही। जब भी इधर वर्ग हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा या 1/2 पावर लगेगी। तो ये हमारे पास एन पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। एन पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ये एन पी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो इसकी जगह डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रख देंगे। इसकी जगह रखना, ये मत रखना, एन पी स्क्वायर ये एन पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी जगह डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वैल्यू रख देंगे। तो ये b1 का मान आ जाएगा। अब cos थीटा का मान भी निकालना, b1 का हमने निकाल लिया, अब cos थीटा का मान भी निकालेंगे। cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा देखो, ये आधार कहलाता OM और ये कर्ण कहलाता हाइपोटेन्यूज। ON बटे NP, ON बटे NP। डायग्राम को देख के, चित्र को देख के अपने को आधार बटे कर्ण निकालना। ON L है, देखो ON का मान L है, ये ON ये L है, और NP का मान ये हमने निकाला था डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस तरह से cos थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार ON है चित्र में और कर्ण हाइपोटेन्यूज NP है। ON का मान L है और NP का मान ये हमने निकाल रखा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस तरह से cos थीटा का मान भी निकल जाएगा और हमारे पास b1 का मान भी निकला है। तो b1 का मान भी निकाल लिया हमने और cos थीटा का मान भी निकाल लिया। इन दोनों के मान यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे। b1 की जगह b1 का मान रखना है और cos थीटा की जगह cos थीटा का मान। b1 का मान ये हमने निकाला था, ये रख देना इसकी जगह, और cos थीटा का मान ये निकाल रखा हमने, इसकी जगह रख देना। ये दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये b1 का मान है और ये cos थीटा का मान है। अब एक हमने m इंटू 2l को पास में लिखना, ये 2l को l के पास में लिखते हैं, तो μ0/4 पाई m इंटू 2l अपान इसकी पावर 1 और इसकी पावर हाफ, तो दोनों प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हाफ इक्वल टू 3/2 हो जाएगा, 2l से आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो इसकी पावर 3/2 हो जाएगी। अब m इंटू 2l ये हमने चुंबकीय आघूर्ण में पढ़ा था, मैग्नेटिक मोमेंटम। जब भी m इंटू 2l आए उसको कैपिटल M लिखना, कैपिटल M इक्वल टू m इंटू 2l हो जाएगा। तो इसकी जगह कैपिटल M पुट कर देना, कैपिटल M रख देंगे, कैपिटल M रख दिया, इसको वैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब यदि L का मान बहुत छोटा हो D से, मान लो कि बार मैग्नेट दिया, उसकी इफेक्टिव लेंथ बहुत कम, प्रभावकारी लंबाई का भी आधा है, वो बहुत कम होती है। छोटा मैग्नेट होता और उसकी लंबाई को हम आधा ले, वो बहुत निग्लेजिबल होती है, उसको हम नगण्य मान सकते हैं। तो इस L को हम 0 मान लेंगे, इसको हटा देंगे, इसको 0 मान लेंगे, हटा देंगे, तो डी स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, डी स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितनी पावर बचेगी 3 बच जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की पावर 3 हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है टेस्ला। तो इस प्रकार से ये हमारे पास निरक्षीय स्थिति है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।